हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर पेपर 3 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेजर पेपर 2 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों का मेजर पेपर 2 का सारा वीडियो और साथ में उसका PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए जाइए सबसे पहले आप लोग मेजर पेपर 2 का वीडियो देखिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इसको भी पढ़ना है। तो आप लोगों का छोटा सा एक ट्रिक है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही आसान भाषा में इसको बताया गया है। ठीक है, आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत एक था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासकों ने यहाँ पे राज किया था, तो उनमें से जो है पहला था गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश में आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा शासक बनता है वो इल्तुतमिश के बारे में बता दिए। फिर रजिया सुल्तान आप लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसलिए आप लोगों को नहीं बताया गया। उसके बाद आता है चौथा में हमारा गयासुद्दीन बलबन। तो हम लोग को अब गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ना है, जो कि इसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारा जो छोटा सा ट्रिक था आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग गयासुद्दीन बलबन का इसका जो है क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक, प्रश्न हमारा है बलबन के राजत्व नीति यानी उसका सिद्धांत एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें। प्रश्न हमारा क्या है, बलबन के राजत्व नीति। ठीक है, यानी उसका सिद्धांत और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा है, एक राजत्व नीति और एक उसकी उपलब्धियां। तो आप लोगों को इसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो इसको देखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, बलबन का प्रारंभिक जीवन संघर्षों, गुलामी और व्यक्तिगत प्रतिभा से गुजरा था। बलबन का जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत सारे संघर्षों, गुलामी और व्यक्तिगत प्रतिभा से गुजरा था। ठीक है, उसका जन्म लगभग 1200 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया के तुर्क प्रदेश में एक तुर्क जनजाति में हुआ था। क्या बोल रहा है, उसका जो जन्म है वो 1200 ईस्वी के लगभग में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, मध्य एशिया में एक तुर्क जनजाति में हुआ था। ठीक है, बचपन में ही उसे मंगोलों के आक्रमण के दौरान वहाँ बंदी बना लिया गया था। ठीक है, क्या बोल रहा है, बचपन में ही उसे मंगोलों ने वहाँ पे उसको बंदी बना लिया था और बाद में उसे दासों के बाजार में बेच दिया। फिर क्या होता है, बाद में उसको दास के बाजार में उसको बेच देता है, किसको, बलबन को। ठीक है, आगे क्या देखिए, आगे दिल्ली लाए जाने के बाद बलबन को इल्तुतमिश ने ऊंची कीमत पर खरीदा। ठीक है, क्या बोल रहा है, दिल्ली लाए जाने के बाद बलबन को इल्तुतमिश वहाँ पे खरीद लेता है ऊंची रकम में। इल्तुतमिश प्रतिभावान तुर्क दासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध था और बलबन भी उसी की तरह चतुर और वीर अनुशासित था। ठीक है, बलबन जो था उसी की तरह, किसकी तरह, इल्तुतमिश की तरह ही वीर, चतुर और अनुशासित था। ठीक है, धीरे धीरे बलबन चालीसा तुर्क सरदारों यानी जिसको जहलगानी के समूह में शामिल कर लिया। ठीक है, चालीसा तुर्क सरदार को जहलगानी भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें उसको शामिल कर लिया, किसको, बलबन को। ठीक है, जो आगे इल्तुतमिश के सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली दास सरदार थे। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये विश्वसनीय और प्रभावशाली दास बन जाते हैं। ठीक है, कौन, बलबन, है ना। अब हम लोग देखते हैं बलबन के राजत्व नीति। ठीक है, बलबन का जो राजत्व नीति था वो क्या क्या था, आप लोग का इसमें उपलब्धि भी साथ में बता दिया गया है, इसलिए आप लोगों को जहां से आप लोग को समझ में आता है वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन में अगर उपलब्धि भी आ जाएगा तो उपलब्धि भी बता दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ राजत्व नीति आएगा तो आप लोग को इसका पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर राजत्व नीति आएगा, मतलब उपलब्धि आएगा, तो आप लोग को ये राजत्व नीति थोड़ा सा नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट है उसको नहीं लिखना है, बाकी आप लोग को उसका उपलब्धि को लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बलबन के राजत्व नीति के बारे में देखते हैं कि क्या था। पहला है हमारा शाही व्यवहार। ठीक है, शाही व्यवहार में हमारा क्या है, बलबन का दरबार में आचरण अत्यंत औपचारिक था, जिसमें कड़े शिष्टाचार और शिष्टाचार का पालन होता था। ठीक है, बोल रहा है कि बलबन के दरबार में आचरण जो है काफ़ी, यानी उसके नियम कानून बहुत ही कठोर थे। ठीक है, जिसमें कड़े शिष्टाचार और शिष्टाचार का वहाँ पे पालन होता था। ठीक है, जिसमें सिजदा और पेबॉस जैसे नियम बनाए। ठीक है, सिजदा किसको कहा जाता है, जिसको प्रणाम किया जाता है। ठीक है, उसको सिजदा किया जाता है, और पेबॉस यानी सुल्तान के चरण चूमना। ठीक है, सुल्तान यानी राजा का जो है चरण चूमने के लिए वहाँ पे नियम बनाया गया। ठीक है, इसलिए कहा गया उसने सिजदा और पेबॉस जैसे नियम बनाए। ठीक है, यहाँ सुनिश्चित किया गया कि केवल उच्च कुलीन ही बैठ सके और कठोर आचरण मानदंड लागू किया जाए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ केवल उच्च कुलीन वर्ग के लोग ही बैठ सकते हैं और इसका जो आचरण है वो काफ़ी कठोर था। जैसे कि यहाँ पे हंसी मजाक और शराब पर प्रतिबंध था। ठीक है, यहाँ पे जो है हंसी मजाक नहीं चलता था और ना ही कोई कर सकता था, और यहाँ पे शराब भी बंद था। ठीक है, आगे हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट, विभागों का पुनर्गठन। ठीक है, बलबन ने दीवान ए उंजारत यानी वित्त मतलब पैसा वगैरह
को दीवान ए अर्ज यानी सैन्य से अलग कर दिया, ठीक है, वित्त और सैन्य से अलग कर दिया तथा सेना को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय अशांति को दबाने पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। सेना को मजबूत करने के लिए क्या किया उन्होंने, क्षेत्रीय को अशांति में दबाने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए अब हमारा जो है तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, लौह रक्त की नीति। इन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है, किसने, बलबन ने। बोल रहा है कि इस नीति का तात्पर्य शत्रुओं के प्रति निर्दयी होना, तलवार का प्रयोग कठोरता और शक्ति और खून खराबा था। इस नियम का जो तात्पर्य है वो शत्रुओं के प्रति निर्दयी होना, ठीक है, कोई निर्दय वहाँ पे नहीं दिखाना, डायरेक्ट मार काट होना, ठीक है। तलवार का प्रयोग कठोर और शक्ति भी और खून खराबा वहाँ पे होता था, ठीक है। आगे हमारा दूसरा पॉइंट है, यह नीति आंतरिक विद्रोहों को दबाने और मंगोल खतरों से राज्य की रक्षा के लिए अपनाई गई थी। यह जो नीति थी वो आंतरिक विद्रोह, यहाँ पे जो विद्रोह होता था यानी अपने देश में अपने राज्य में जो विद्रोह होता था उसको दबाने के लिए बनाया गया था, और मंगोलों से जो खतरा था उसको अपने राज्य से बचाने के लिए यहाँ पे यह नीति अपनाया गया था, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को बनाए रखने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लौह होगा, ठीक है, लौह रक्त की नीति अपनाया, और उसका मानना था कि इन्हें पृथ्वी पर जनता की रक्षा करने के लिए भगवान ने इसे भेजा है। उनका मानना था कि यहाँ पे जो है जनता की रक्षा के लिए यहाँ पे इसको भगवान ने भेजा है, ठीक है। आगे हमारा जो है वो चौथा पॉइंट है कर नीति, ठीक है। इसका कर नीति क्या है, उसने अपने पुत्र बुगरा खां को यह सलाह दी कि वह किसानों पर अधिक या कम लगान ना लगाए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र, जो उसका पुत्र का नाम क्या था, बुगरा खां है ना, उसको यह सलाह दिया कि वह किसानों पर अधिक या कम लगान ना लगाए बल्कि संतुलित लगान लगाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कर नहीं लगाने के लिए बोला था, ठीक है। संतुलित यानी नॉर्मल जो होता है कर उसको लगाने के लिए बोला था, ठीक है। क्योंकि वहाँ अधिक धन किसानों को विद्रोही बना सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कर बढ़ा देगा तो सारे किसान लोग वहाँ पे आक्रोश फैला देंगे, ठीक है, गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, तो राजा के प्रति क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना। इसलिए वो अधिक से अधिक धन मतलब कर को नहीं लगाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए बोला गया कि वो बुगरा खां को सलाह दिया कि किसानों में अधिक से अधिक कर ना लगाए, है ना। आगे हमारा कर वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर दंड लगाया जाता था, ठीक है। अगर कोई अधिकारी कर वसूलता था तो उसमें लापरवाही होता था, ठीक है, तो उस पर भी दंड लगाया जाता था, है ना। अगला पॉइंट हमारा है बलबन इल्तुतमिश का गुलाम, ठीक है। बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। क्या बोल रहा है, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश ने उसे दिल्ली से खरीद कर लाया था, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बताए थे परिचय में इसका कि बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली से खरीद कर लाया था। आगे चलकर इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल में बलबन सबसे योग्य व्यक्ति था जो 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। आगे चलकर क्या होता है, इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल के बलबन का सबसे योग्य व्यक्ति जो होता है सिद्ध साबित होता है, और 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कौन बैठता है, बलबन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अगला हमारा छठा पॉइंट है चालीसा दल का अंत। अब क्या होता है, चालीसा दल का अंत हो जाता है, कौन करता है, बलबन करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। चालीसा दल का अंत गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किया था, ठीक है। चालीसा दल का अंत गुलाम वंश के जो शासक थे गयासुद्दीन बलबन वो करता है, ठीक है। बलबन ने 1266 ईस्वी में सत्ता पे आने के बाद चालीसा दल या तुर्क ए जहलगानी को खत्म कर दिया, ठीक है। आप लोग को बताए थे कि चालीसा दल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, तुर्कान ए जहलगानी, है ना। उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया चालीसा दल को, क्योंकि इस समूह का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, क्योंकि इस समूह का जो है प्रभाव, इसका बुरा बुरा प्रभाव बढ़ता जा रहा था अपने राजा के ही प्रति, है ना। यह दल सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों को मिलाकर बनाया गया था। यह जो है चालीसा दल जो है 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों को यहाँ पे मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। आगे हमारा है गुप्त व्यवस्था, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था क्या हमारा, बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था को भी लागू किया ताकि इनके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचता, यहाँ पे रचता होगा, ठीक है, तो गुप्तचर द्वारा जानकारी सुल्तान को दिया जाता था ताकि सुल्तान पर होने वाला आक्रमण से बचा जा सके, ठीक है। यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था भी लागू किया गया। अगर कोई भी सम्राट के प्रति अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो उसको सबसे पहले जो है सुल्तान को खबर करता है, ठीक है, ताकि जो आक्रमण से वो सुल्तान बचा जा सके, है ना। अगला हमारा पॉइंट है कठोर दंड की नीति। अगला पॉइंट हमारा है कठोर दंड की नीति। बलबन ने अपने साम्राज्य में कठोर दंड नीति अपनाया। यह नीति निष्पक्ष और न्याय नीति था, ठीक है। यह जो था बलबन ने अपने साम्राज्य में कठोर दंड नीति अपनाया था, ठीक है। यह जो नीति है निष्पक्ष और न्याय नीति था। यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं लिया जाता था, ठीक है, और जो न्याय है वही वहाँ पे होता था, ठीक है। अगला है बलबन का न्याय नीति इतना कठोर था कि अपने बेटा और भाई को भी माफ नहीं करता था। बलबन का नीति ऐसा माना जाता है कि वह अपने बेटा और भाई को भी नहीं छोड़ता था, ठीक है। अगला हमारा है यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन से समाप्त होता है।
अब हम लोग को निष्कर्ष में देखना है कि बलबन का जो है वो नीति कैसा था। बलबन की उपलब्धियां दिल्ली सल्तनत को अराजकता से निकालकर स्थिरता और मजबूती प्रदान करने के लिए जानी जाती है। क्या बोल रहा है, बलबन की जो उपलब्धियां हैं वो दिल्ली सल्तनत को अराजकता यानी उसकी बुराइयों से निकालकर वहाँ पे स्थिर और मजबूती प्रदान करने के लिए जाना जाता है। कठोर अनुशासन, शक्तिशाली प्रशासन, मंगोलों से रक्षा और राजसत्ता की प्रतिष्ठा स्थापित करने के कारण बलबन मध्यकालीन भारत का सबसे सशक्त और प्रभावशाली शासकों में गिना जाता है। ठीक है, बलबन को जो है शक्तिशाली प्रशासन, मंगोलों से रक्षा और राजसत्ता की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे भूमिका को निभाई। ठीक है, आगे क्या है, मध्यकालीन भारत के सबसे सशक्त और प्रभावशाली शासकों में इसको गिना जाता है। किसको? बलबन को। ठीक है, बलबन को मध्यकालीन भारत का सबसे सशक्त और प्रभावशाली शासकों में गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है और इसका जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और इसका जो सारा का सारा क्वेश्चन है आप लोग को जल्द से जल्द इसी चैनल पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।